और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना भी है जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा यूपी पुलिस के कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में एडमिट कार्ड पर सनी लियोनी की फोटो की भी है। यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में एक उम्मीदवार का एडमिट कार्ड चर्चा में है। दरअसल इसमें उम्मीदवार की जो फोटो लगी है वो अभिनेत्री सनी लियोनी की है, जबकि रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर धर्मेंद्र कुमार नाम के उम्मीदवार का है। धर्मेंद्र यूपी के महोबा जिले के रहने वाले हैं। सनी लियोनी की फोटो वाला इनका एडमिट कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने जाँच शुरू की। हालांकि धर्मेंद्र का कहना है कि उसने महोबा से कंप्यूटर कैफे से पुलिस भर्ती के लिए आवेदन किया था। एडमिट कार्ड में सनी लियोनी की फोटो कैसे आई उसे नहीं मालूम। मध्य प्रदेश के दामोह में एक युवक अनोखे अंदाज में जीवन साथी की तलाश कर रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनका ये अनोखा तरीका। उन्होंने ई रिक्शा में एक बड़ा सा होर्डिंग लगाया है, जिसमें अपना पूरा परिचय दिया है और अपनी फोटो भी लगाई है। विवाह के लिए कोई शर्त नहीं रखी है। ऐसे में शहर में जहाँ भी वो रिक्शा लेकर जाते हैं, लोग होर्डिंग में लगे वैवाहिक परिचय को पढ़ने लगते हैं। दीपेंद्र राठौर का कहना है कि उनकी उम्र 30 साल हो गई है, कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, इसलिए उन्होंने ये तरीका निकाला है। शहर में फिलहाल दीपेंद्र और उनके इस अनोखे अंदाज की खूब चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले का पुअर्ती गांव चर्चा में है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार यहां तिरंगा लहराया है। नक्सलियों का वार जोन कहे जाने वाले इस गांव में पुलिस कैंप खोला गया है। इस मौके पर यहां तिरंगा लहराया गया। ये इलाका छत्तीसगढ़ के सबसे नक्सली प्रभावित इलाकों में आता है। यहीं कुख्यात नक्सली हिड़मा का घर भी है। पश्चिम बंगाल के वन विभाग के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद की एक याचिका सुर्खियों में है। दरअसल वन विभाग ने सिलीगुड़ी के सफारी पार्क के एक ही बाड़े में सीता नाम की शेरनी के साथ अकबर नाम के शेर को रख दिया है। वन विभाग के इसी फैसले को विश्व हिंदू परिषद ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वीएचपी के मुताबिक इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद ने वन विभाग से शेरनी का नाम बदलने की मांग भी की है। अब इस मामले में 20 फरवरी यानी मंगलवार को सुनवाई होगी। राजस्थान के पाली में ओम आश्रम मंदिर के साथ साथ वहां भगवान शिव की रंगोली उकेरने वाला एक कलाकार भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। मशहूर रंगोली कलाकार राहुल स्वामी ने यहां भगवान शिव की ढेर सारी आकर्षक रंगोली बनाई है, जिनमें 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर भगवान भोलेनाथ के अलग अलग स्वरूप को घेरा गया है। राहुल मध्य प्रदेश के सेंधवा के रहने वाले हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर एक ऐसी बीमारी से जुड़ी है जिसका ज्यादातर लोगों ने नाम तक ना सुना होगा। डर्मेटोमायोसाइटिस नाम की इसी बीमारी की वजह से दंगल गर्ल सुहानी भटनागर ने 19 साल की उम्र में हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। उनका परिवार, उनके फैंस दुख में है। सुहानी को जो बीमारी थी वो बहुत रेयर होती है। इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जानकार मानते हैं कि हाई एंटीबायोटिक्स के ओवरडोज से डर्मेटोमायोसाइटिस हो सकता है। जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक्स दूसरी कई बीमारियों की भी वजह बन सकता है, यहां तक कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए जरूरी है हॉर्न बजाया जाए। पक्के उसके पेट पे दे मारिया घुसन। इधर से दूसरा वाला भी आ गया। मन ने उसके बाड़ पकड़ के नीचे पटक दिया और पीठ पे कोड़। बावले हाथी सी हर चुनौती है, सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाती है। तो आंखें से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे दंगल दंगल। स्क्रीन पर दंगल की चुनौती तो छोटी बबीता यानी सुहानी भटनागर ने स्वीकार की। आंख से आंख मिला के भिड़ गई और बाजी मार ली, लेकिन हिम्मत और हौसले के बावजूद सुहानी जिंदगी की जंग हार गई। एक ऐसी बीमारी से उन्हें शिकस्त मिली जिसने इलाज के लिए भी ज्यादा मोहलत नहीं दी। सिर्फ 19 साल की उम्र में सुहानी ने आंखें बंद कर ली। डर्मेटोमायोसाइटिस नाम की बीमारी उन्हें मौत के मुंह तक ले गई। इलाज के लिए जिस स्टेरॉइड का इस्तेमाल हुआ वही उनकी मौत की वजह बना। उसको जो स्टेरॉइड्स दिए वो इम्यूनिटी सप्रेंट्स होते हैं, जिससे इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ थोड़ी सी इन्फेक्शन उसको कैच कर गया हॉस्पिटल में, और वो इन्फेक्शन की वजह से उसके और जो मेडिसिन उसको दिए, फ्लूइड वगैरह और वो सब सारी
और मसल्स के थ्रू वो पानी बॉडी में जाने लग गया, जिसकी वजह से उसका फ्लूइड पूरा बॉडी में फ्लूइड हो गया, लंग्स में भी फ्लूइड हो गया, और उसके बाद उसके लंग्स कोलैप्स करने लगे और लंग्स कोलैप्स करे और फिर रेस्पिरेशन नहीं हुआ, उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया। छोटी उम्र में ही अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली सुहानी मास कॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्ट्रेस ही बनना चाहती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। करीब 2 महीने पहले ही उनके परिवार को पता चला कि उन्हें डर्मेटोमायोसाइटिस नाम की रेयर बीमारी है, जो पूरी दुनिया में गिनती के लोगों को है। हर एक को कहते हैं ना अपना बच्चा तो बहुत अच्छा लगता है वो, बट मेरा बच्चा वाकई हमें बहुत प्राउड फील करा के गया। सुहानी भटनागर की मौत से लोग सदमे में हैं। इसके साथ ही डर्मेटोमायोसाइटिस बीमारी चर्चा में है, जिसे समझना जरूरी है। इसके साथ ही बीमारियों के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड से होने वाले नुकसान को भी समझना जरूरी है। हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डर्मेटोमायोसाइटिस बीमारी क्या है। इस बीमारी में स्किन पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और सूजन बढ़ती जाती है। इस बीमारी की वजह पता नहीं, लेकिन इसके लक्षण ऑटो इम्यून बीमारी की तरह होते हैं, जिसमें शरीर की ही एंटीबॉडीज स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला कर देती हैं। जानकार मानते हैं कि ऐसा हाई एंटीबायोटिक्स के ज्यादा इस्तेमाल से भी हो सकता है। कुछ महीने पहले सुहानी के पैर में फ्रैक्चर हुआ था, जिसके इलाज में उन्हें हाई एंटीबायोटिक्स दी गई। जानकारों के मुताबिक हो सकता है कि सुहानी का ऑटो इम्यून सिस्टम यहीं से खराब होना शुरू हुआ हो। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जरूरत से ज्यादा या बेवजह एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल सेहत के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि तब एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन से लड़ने वाले गुड बैक्टीरिया को भी नष्ट करने लगती है और बैड बैक्टीरिया मजबूत हो जाता है, उस पर दवाएं बेअसर हो जाती है। ये स्थिति ऑटो इम्यून बीमारी के करीब ले जाती है। एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स हैं, इसका दिल, मांसपेशी और हड्डियों पर बुरा असर पड़ता है। लिवर और किडनी फेल होने का खतरा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और ये दवाएं मौत की वजह बन सकती हैं। जान लीजिए कि एंटीबायोटिक्स बेअसर होने से हर साल मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। 2019 में दुनिया भर में 13 लाख लोगों की मौत हुई। 2050 तक हर साल 50 लाख लोगों की मौत की आशंका है, जिनमें 90% मौत एशिया और अफ्रीका में हो सकती है। सुहानी को डर्मेटोमायोसाइटिस बीमारी है, इसका पता बहुत बाद में चला। एम्स में इस बीमारी के इलाज के लिए सुहानी को स्टेरॉइड्स दिए गए, लेकिन स्टेरॉइड्स देने से सुहानी का इम्यून सिस्टम कमजोर होता चला गया। शरीर में इन्फेक्शन बढ़ा और फेफड़ों में पानी भरने लगा, जो उनकी मौत की वजह बना। सुहानी के मामले में स्टेरॉइड से ही इलाज मुमकिन था, लेकिन आपका ये समझना जरूरी है कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल लापरवाही से नहीं किया जाना चाहिए। स्टेरॉइड्स यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ऑटो इम्यून बीमारी में कारगर है, लेकिन इनके ओवरडोज से इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो सकती है और कई इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है। इससे हार्ट, लिवर, किडनी, मसल्स पर असर पड़ता है और इसका ओवरडोज कई बार मौत की वजह बन सकता है। इसलिए सोशल मीडिया देखकर या किसी नीम हकीम की सलाह पर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। अगर इमरजेंसी है तभी सीनियर डॉक्टर से लेने की सलाह देंगे। दूसरी अहम बात, जुकाम, बुखार या किसी इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स लेने से बचें। बेहतर यही है कि डॉक्टर की सलाह के बिना ना तो दवा खरीदें और ना खाएं। खुद भी सतर्क रहें, दूसरों को सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। डर्मेटोमायोसाइटिस या ऑटो इम्यून बीमारी में शरीर के एंटीबॉडीज खुद अपने शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगती है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी राज्य के सैनिक अपने ही राज्य पर हमला करने लगे। ऐसी स्थिति एंटीबायोटिक्स के ओवरडोज की वजह से हो सकती है। विस्तार से समझा रही हैं डॉक्टर परिणीता कौर। डर्मेटोमायोसाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी बीमारी है, जिसका पता लगाना कि इसके रीजंस क्या हैं वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इडियोपैथिक है, यानी कि अपने आप से ही हो जाती है। जरूरी नहीं है कि इसका कोई रीजन हो सके। इसको हम ऑटो इम्यून भी कह सकते हैं, जिसमें कि अपने आप ही हमारी बॉडी के अगेंस्ट कुछ ऐसे एंटीबॉडीज बन जाते हैं जो हमारे ही बॉडी के सेल्स को इफेक्ट करने लगते हैं या उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। सो कोई भी रैश अगर होता है तो उससे अपने आप से सेल्फ मेडिकेट करने की जगह डॉक्टरी सलाह लेनी जरूरी है, ताकि ये जल्द से जल्द आइडेंटिफाई हो सके और जो इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट है, जो डेजिग्नेटेड ट्रीटमेंट है,
जैसे कि स्टेरॉइड्स हैं या मेथोट्रेक्सेट हैं या बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो कि इसके लिए स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड हैं और इनका रिजल्ट अच्छा आता है, तो उसको हम समय से इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ ही डर्मेटोमायोसाइटिस के साथ और बहुत से ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स साथ में इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए उनका पता लगाना भी बहुत जरूरी है। तो इसमें ध्यान रखने की बात यह होती है कि क्योंकि इसमें कई बार हमें बीमारी को कंट्रोल में लाने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ती है, तो स्टेरॉइड्स के सेवन से कई बार हमारी इम्यूनिटी और थोड़ी कम हो जाती है, तो हम सेकेंडरी इन्फेक्शंस बहुत इजीली एक्वायर कर सकते हैं, जिसकी वजह से और बॉडी में दूसरी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो जब भी हम स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो अपने आप से ना लें, डॉक्टरी सलाह से लें। जब उनको टेपर करने की जरूरत है या कम करने की जरूरत है तो उस हिसाब से जो रेगुलर विजिट्स करने होते हैं डॉक्टर को वो टाइमली करें और कोई भी बैक्टीरियल सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अपने आप को बचा के रखें। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर ने गलती मान ली है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में रिटर्निंग ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि उन्होंने बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाया था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर ने ये कबूल किया। दरअसल चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मनोज सोनकर ने जीत हासिल की थी, लेकिन चुनाव के बाद वोटों की गिनती के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर को सीसीटीवी कैमरे की ओर देखते हुए पाया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी और अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। अब इस मामले की मंगलवार को फिर सुनवाई होगी। पीएम मोदी मंगलवार को जम्मू जाएंगे। यहाँ वो करीब 30,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। यहाँ वो एम्स जम्मू का उद्घाटन करेंगे, साथ ही जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा रोड और रेल से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी मौलाना आजाद स्टेडियम में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले की सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले पर पहले ही स्वतः संज्ञान लिया है, ऐसे में एसआईटी जांच की मांग हाई कोर्ट से की जानी चाहिए। वहीं सुनवाई के दौरान संदेश खाली हिंसा की तुलना मणिपुर से करने पर जज ने नाराजगी जताई। 22-23 फरवरी को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अपने 2 दिन के दौरे में पीएम मोदी यहां करीब 14,000 करोड़ की 36 परियोजनाओं की सौगात देंगे। यहां वो सीर गोवर्धन में दर्शन पूजन करने भी जाएंगे। इसके अलावा वो संत रविदास की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी के करखियाओं में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के छठे समन के बाद भी पेश नहीं हुए। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को समन भेजा था। आपने ईडी के समन को एक बार फिर गैर कानूनी बताया है। आपने कहा कि ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है। ईडी ने खुद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऐसे में ईडी को बार बार समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के शुरुआती कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 282 अंक चढ़कर 72,708 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी ने 22,186 का ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि कारोबार के अंत में निफ्टी 82 अंक चढ़कर 22,122 पर बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स के करीब 17 शेयरों में तेजी रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोना महंगा हुआ है। सोने के दाम 250 रुपए बढ़ गए। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 62,800 रुपए हो गई। हालांकि चांदी के दाम में गिरावट देखी गई। चांदी 500 रुपए सस्ती हो गई और दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 76,000 रुपए हो गई। आरबीआई के एक्शन के बाद पेटीएम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर बनने के लिए एक्सिस बैंक के साथ एनपीसीआई में आवेदन की तैयारी में है। अगर पेटीएम को उसकी मंजूरी मिल जाती है तो पेटीएम अपनी यूपीआई सर्विस जारी रख पाएगा, नहीं तो 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विसेज बंद हो जाएंगी। हालांकि पेटीएम ने पहले ही मर्चेंट्स पेमेंट्स के सेटलमेंट के लिए एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। इस्लामाबाद के थिंक टैंक तवार्ड लैब ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान का कर्ज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आकलन से कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि पाकिस्तान की कुल जीडीपी टाटा ग्रुप की वैल्यू से भी कम है।
दरअसल टाटा ग्रुप का मार्केट कैप $365 बिलियन का है, जबकि IMF के मुताबिक पाकिस्तान की कुल GDP $341 अरब है। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। शास्त्रों में कहा गया है भगवान विष्णु हर युग के अंत में अवतार लेते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और अब बारी उनके 10वें अवतार कल्कि की है, जिनके भव्य और दिव्य मंदिर की आधारशिला आज प्रधानमंत्री मोदी ने रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल में कल्कि मंदिर का शिलान्यास किया। इस मौके पर धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा देश भर से कई महामंडलेश्वर, हजारों साधु संत और भक्त मौजूद रहे। धरती पर पहली बार अवतार के प्राकट्य से पहले उनका मंदिर अस्तित्व में आ गया है। भगवान विष्णु के 10वें स्वरूप कल्कि अभी अवतरित नहीं हुए हैं, लेकिन देश के समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक धरातल पर उनका ये धाम आस्था के एक और केंद्र के रूप में जुड़ गया है। जिस स्थान पर धरती पर भगवान विष्णु के आखिरी अवतार का जन्म होने की मान्यता है, उसी पवित्र जगह पर आज देश के प्रधानमंत्री ने कल्कि भगवान के मंदिर का शिलान्यास कर दिया है। मुझे विश्वास है कि कल्कि धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। सभी का अभिवादन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संभल में इंकरा कम्बोह इलाके में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का भव्य और दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ और कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम की मौजूदगी में रखी। ये आधारशिला कल्कि धाम के गर्भगृह में रखी गई, जहां भविष्य में कल्कि अवतार की मूर्ति को प्रतिष्ठित किया जाएगा। आपको बता दें कि ये धाम अपने आप में बेहद खास है। आमतौर पर हर मंदिर में एक गर्भगृह होता है, पर इस मंदिर में 10 गर्भगृह का निर्माण किया जा रहा है। कल्कि धाम में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के अलग अलग गर्भगृह होंगे। इसी कल्कि धाम में 68 तीर्थ को भी संवारा जाएगा। गर्भगृह से कल्कि धाम की ऊंचाई 108 फीट होगी। इस धाम का निर्माण गुलाबी पत्थर से किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जिस तरह से सोमनाथ मंदिर और अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसी पत्थर से इस कल्कि धाम का निर्माण होगा। इसमें अयोध्या और राम मंदिर की झलक देखने को मिलेगी। इसका निर्माण पूरा होने में 5 साल का समय लगेगा, यानी 2029 तक कल्कि धाम बनकर अपना पूर्ण रूप ले लेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बताया कि ये धाम भावनाओं को जोड़ते हुए बनाया जा रहा है। ऐसे में गंगा समेत देश की सभी प्रमुख नदियों का जल और 12 ज्योतिर्लिंगों की मिट्टी यहाँ लाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, ये एक और अद्भुत संयोग है कि भगवान राम के सारे काज आपके कर कमलों द्वारा हुए हैं, और आज का ये दिन जिसका सपना हमारी कितनी माताओं बहनों ने देखा, और माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आज सपना साकार हो रहा है, क्योंकि श्री कल्कि धाम की पावन धरती पे आपके चरण पड़े हैं। संभल में कल्कि धाम की नींव पड़ चुकी है। भागवत पुराण और स्कंद पुराण के मुताबिक संभल में ही कल्कि भगवान का अवतार होना है। इसी आस्था के तहत संभल से 30 किलोमीटर दूर आचार्य प्रमोद कृष्णम के गांव में कल्कि धाम का निर्माण किया जा रहा है। अभिनव माथुर, संभल, गुड न्यूज टुडे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, किसानों को जो प्रस्ताव दिया गया था सरकार की तरफ से, वो किसानों ने नामंजूर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 23 फसलों पर उन्हें एमएसपी की गारंटी चाहिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों ने केंद्र का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है और सीधे तौर पर कहा है, खारिज करते हुए किसानों का ये कहना है कि ये प्रस्ताव किसान के हितों में नहीं है। किसान अभी भी एमएसपी की मांग पर अड़े हुए हैं। 23 फसलों में वो चाहते हैं एमएसपी लागू हो। हमारे संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्यादा
जानकारी के साथ। ललित, अब आगे क्या, क्योंकि ये माना जा रहा था कि ये जो फॉर्मूला सरकार की तरफ से दिया गया है, एक बार के लिए जो किसान आंदोलनरत बैठे हुए हैं वो भी शायद सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या माना जाए या नहीं। अब सीधे तौर पर नकार दिया है फैसले को। श्वेता, सीधे तौर पर अगर हम बात करें, चौथे दौर की जो बैठक थी, कहा जा रहा था कि कुछ सकारात्मक जिस तरह से प्रपोजल दिया था, लेकिन किसान नेताओं ने सिरे से उस प्रपोजल को खारिज कर दिया। यानी कि 21 फरवरी को जो तमाम किसान संगठन है वो अब दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन आज की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम बात करें, जिस तरह से मीडिया से रूबरू हुए दोनों ही किसान नेता, बड़े ही तीखे स्वरों में उन्होंने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को कटघरे पे खड़ा किया है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि मीटिंगों में 2.5 से 3 घंटे लेट आना अपने आप में ये बताता है कि जो केंद्रीय मंत्री है वो कितने सीरियस है किसानों के मुद्दे को लेकर। वहीं पर अगर हम इंटरनेट सेवाओं को जिस तरह से रद्द करने की ठप कर दी गई है पंजाब के कुछ जिलों में, उसको लेकर भी सीधे तौर पर जो सवाल है वो पंजाब सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री के ऊपर है, किसान नेताओं द्वारा खड़े किए गए। यानी कि जो 4 दौर की बैठकें थी उसका कोई भी सकारात्मक रिजल्ट सामने नहीं आया और सीधे तौर पर दोनों ही किसान नेता, चाहे सरजीत सिंह पंधेर हो या फिर जगजीत सिंह डल्लेवाल हो, उन्होंने आज गला रुख अपनाते हुए कहा है कि उन्होंने केंद्र सरकार के प्रपोजल को सिरे से खारिज कर दिया है। उनकी मांग है कि तमाम जो तेज फसलें हैं उनके ऊपर उन्हें एमएसपी दी जाए और यानी कि अब 21 फरवरी को तमाम जो किसान नेता हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। लेकिन आपने जो कहा ललित, आपने जो कहा कि भाई अब जो पंजाब सरकार है उसके अगेंस्ट भी कहीं ना कहीं यहाँ पर किसान दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही थी उसमें किसान केंद्र सरकार पर तो आरोप लगा ही रहे थे, लेकिन पंजाब सरकार तो खुलकर किसानों के साथ थी, वो तो समर्थन इनफैक्ट कर रही थी। फिर ऐसे में ये बात कहां से सामने आई? बिल्कुल श्वेता, देखिए आज की अगर हम प्रेस वार्ता की बात करें, क्योंकि इससे पहले की जो 2 बैठकें हैं उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान है वो शामिल हुए थे और अगर हम पहली बैठक की बात करें उसमें भी भगवंत मान है वो शामिल हुए थे। लेकिन जिस तरह से इंटरनेट सेवाएं हैं वो ठप कर दी गई है और पटियाला के डीसी द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं है जो सवाल है वो किसान नेताओं ने किए। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि क्या जो चिट्ठी लिखी गई है वो केंद्र सरकार के कहने पे लिखी गई, उस पर स्पष्टीकरण दिया जाए, क्योंकि पंजाब में बच्चों के जो परीक्षाएं हैं वो सिर पर है और इंटरनेट की सेवाएं हैं वो ठप कर दी गई है। उसके साथ साथ अगर एक और अहम बात श्वेता मैं आपको बता दूं तो आज दोनों ही जो किसान नेताओं के जो सुर थे वो बिल्कुल कड़े थे और सीधे तौर पर उन्होंने चेतावनी दी है कि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार आपस में हिलमुल रवैया अपना रही है, यानी पंजाब की मांगों को लेकर किसी भी तरह से सीरियस नहीं है। उसके साथ साथ श्वेता एक और अहम बात, खनौरी बॉर्डर पर कल रात को जो जिस किसान नेता की डेथ हुई थी उसकी डेड बॉडी अभी भी वहीं पड़ी है, पटियाला में पड़ी है। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो जताई गई है पंजाब सरकार के ऊपर। सीधे तौर पर उनका कहना है कि पॉलिसी में अभी तक क्लैरिटी से जिन बातों को रखा गया था, यानी 5 लाख रुपए मुआवजा और उस किसान नेता के परिवार को नौकरी, उसको लेकर कोई बात नहीं की गई है। यानी जो नाराजगी है केंद्र सरकार के खिलाफ तो है ही, लेकिन आज किसान नेताओं ने जो नाराजगी है वो पंजाब सरकार के विरुद्ध जताई है। जी श्वेता, बिल्कुल। लेकिन जितनी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ललित, आपने सुनी होगी, आप खुद वहां पर मौजूद हैं, सारी बातें आपको पता है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जब तक बीच में इन लोगों ने टाइम मांगा था तब तक ऐसा लग रहा था कि किसानों का रुख जो है थोड़ा सा नरम पड़ गया है और हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता निकले, लेकिन अब जबकि साफ इन लोगों ने कर दिया है कि नहीं भाई केंद्र सरकार को हमारी मांगे माननी होगी, हम उनकी बात नहीं मानेंगे, ऐसे में आगे इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है? आगे किस तरह क्या प्लान ये कर रहे हैं, उनकी रणनीति आगे क्या होगी, इस बारे में कुछ बताया? श्वेता, सीधे तौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि अभी तक किसान के जो 2 संगठन है जो मेन इस एजिटेशन को लीड कर रहे हैं, लेकिन अब इनको लगातार जो समर्थन है वो दूसरी जो किसान यूनियन उनका भी मिल रहा है, जिसमें सबसे बड़ी अगर हम किसान यूनियन की बात करें तो वो उग्राहा यूनियन है, जिन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था। और 15 तारीख को आपको याद होगा जिस तरह से शंभू बॉर्डर पर जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, उसके बाद है उन्होंने उसको लेकर है विरोध प्रदर्शन भी किया था। लेकिन उसके साथ साथ श्वेता एक और अहम बात बताएं आपको, हरियाणा के जो किसान हैं वो भी लगातार ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं, यानी कि अब केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का जो गुस्सा है
वो लगातार बढ़ रहा है। और 21 तारीख को जिस तरह से कॉल दी गई है दिल्ली चलो की, तो अब वहाँ पर काफी ज्यादा तनाव का माहौल। बिल्कुल ललित, आप पूरी खबर पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी कोचिंग सिटी के नाम से मशहूर राजस्थान के कोटा शहर की। कोटा शहर मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिले की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में छात्रों के सुसाइड केस बढ़ने से इसकी छवि भी खराब हुई है। सरकार और प्रशासन ने सुसाइड केस रोकने के लिए गाइडलाइन समेत कई कदम भी उठाए हैं, लेकिन इसके बाद भी आत्महत्या के मामले रुक नहीं रहे हैं, जो कि सभी के लिए चिंता की बात है। ऐसे में अब कोटा जिला प्रशासन ने नई पहल करते हुए 9 सदस्यों की एक टीम बनाई है। यह टीम शहर में छात्रों के लिए बने हॉस्टल और पीजी रूम को लेकर बनी राजस्थान सरकार की गाइडलाइंस का पालन करवाने पर निगरानी रखेगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पिछले साल सितंबर में गाइडलाइंस लागू होने के बाद भी 5 सुसाइड केस आ चुके हैं। 5 सुसाइड केस में ये बात सामने आई है कि सभी कमरों के सीलिंग फैन में एंटी सुसाइड डिवाइस नहीं लगी हुई थी। इसके साथ ही हॉस्टल स्टाफ ने प्रशासन की तरफ से अनिवार्य किए गए गेट कीपिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया। मुफ्त में दिए जाने वाले गेट कीपिंग सेशन की शुरुआत इसी महीने हुई थी, जिसमें 5000 से ज्यादा हॉस्टल और पीजी स्टाफ ने हिस्सा लिया, लेकिन अभी भी कई इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 9 सदस्यों की ये टीम रोजाना हॉस्टल, पीजी और छात्रों के रहने के लिए किराए के मकानों का जायजा लेगी और वहां गाइडलाइंस का पालन होने को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसी महीने जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए सरकारी गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर 2 हॉस्टल को सील कर दिया। कोटा नगर निगम के कर्मचारियों वाली 9 सदस्यों की इस टीम को 3-3 सदस्यों की 3 टीमों में बांटा जाएगा और हर एक टीम में एक असिस्टेंट इंजीनियर और 2 फायरमैन शामिल होंगे। कोटा में सरकारी गाइडलाइंस को लागू करने वाले के लिए उठाए गए नए कदम को लेकर हमारे संवाददाता चेतन गुर्जर ने एक हॉस्टल में जायजा लेने पहुंची टीम के साथ बातचीत की। सुनिए क्या कहना है उनका। गेट कीपर ट्रेनिंग के बाद अब आज से जो संस्थान की जो टीमें हैं वो हॉस्टल जा रही हैं और किन किन हॉस्टलों में प्रशासन की गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, क्या कमियां हैं जो होनी चाहिए, जो ट्रेनिंग गेटकीपर में वार्डन हो, संचालक हो या अन्य हॉस्टल स्टाफ उसको दी गई थी, क्या वो प्रॉपर उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए और सर्च किया जा रहा है यहाँ पर। अगर जिस हॉस्टल में गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया उसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। क्या क्या आप लोग इस फॉर्म में भरवाते हैं? जी सर, दिखाएंगे। जी सर, सबसे पहले तो इसमें हॉस्टल का नाम लिखते हैं सर, ऐसे करके थोड़ा सा दिखा दीजिए बस। हाँ, सबसे पहले तो हॉस्टल का नाम, हाँ। फिर अपने चंबल एसोसिएशन का लिखते हैं सर, फिर जो मालिक है हॉस्टल का उसका नाम और मोबाइल नंबर, जिसके बाद में वार्डन का नाम और उसका मोबाइल नंबर, ठीक है सर। फिर जो हॉस्टल का पूरा एड्रेस है वो पूरा एड्रेस लिखवाते हैं, फिर उसके मोबाइल नंबर जो 24 घंटे यहाँ पे मौजूद हो उनके मोबाइल नंबर, और इसकी ईमेल आईडी लिखवाते हैं सर पूरी, और ये बॉयज है या गर्ल्स है वो लिखवाते हैं, और कितनी कैपेसिटी है यहाँ की रूम की वो लिखवाते हैं। जिसके बाद में सर हैंगिंग डिवाइस लगे हुए हैं या नहीं है वो लिखवाते हैं, और फायर फाइटिंग का सिस्टम जैसे ये इक्विपमेंट हो गए, फायर हाइड्रेंट लाइन है तो वो लगी है कि नहीं लगी है वो भी चेक करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड है कि नहीं है वो भी चेक कर रहे हैं सर, और सीसीटीवी लगी हुई है जैसे ये अभी लग रही है चालू है तो वो भी बायोमेट्रिक है वो चेक कर रहे हैं। और ये अभी ट्रेनिंग हुई थी गेट कीपर की, तो इनसे पूछते हैं भाई वहाँ गए थे कि नहीं गए थे तो सर्टिफिकेट दिखाओ, ठीक है। और वो झरोके में खिड़कियों में जो रेलिंग है लोहे की वो लगी है कि नहीं लगी है वो आदि चीज़ें चेक कर। गेट कीपर ट्रेनिंग का उद्देश्य ये होता है कि डिस्ट्रेस में कोई बच्चा है उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर रेमेडियल मेजर्स स्टार्ट करें। इसके अलावा जो सर्वे चल रहा है वो इस बात के लिए चल रहा है कि बार बार ये शिकायत आती थी कि साहब कई जगह कई चीज़ें जो गाइडलाइन है राज्य सरकार की उसका पालन नहीं किया, तो हमने सर्वे शुरू कराया था कि हमें एक्चुअल स्थिति पता पड़े। उस सर्वे के क्या रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद में आगे क्या कार्रवाई की जानी है वो हम निर्धारित करेंगे। पहले तो हमारे पास बेसिक डेटा होना चाहिए कि कितने हॉस्टल हैं जो पालन कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद जैसे जैसे सर्वे के रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास वैसे वैसे हम आगे कार्रवाई करें। हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत घर वाले भी बच्चों को कम बोले, थोड़ा बहुत ऐसे कोई मनोरंजन की चीज़ बना दे, जैसे मान लो कभी कोई पास में क्रिकेट का हो या फिर कोई थोड़ा प्रोग्राम संगीत वगैरह, तो लड़का भी थोड़ा दिमाग खुला रहे, वरना या लड़का बैठा बोर हो जाए, उससे ये लगता है कि मेरे ज़िंदगी में कोई है ही नहीं।
मतलब हम खुद समझदार, हम है मानव, हमें हर किसी की फीलिंग तो समझ आती है। और कई बार ये होता है कि घर वाले बहुत ज़्यादा प्रेशर रखते हैं कि भाई तुम 2-4 साल हुए हैं वहाँ पर क्या कर रहे हैं और तेरे इतने पैसे बर्बाद हो रहे हैं और तुम अगर ये नहीं हो कि तेरे पास और कोई चांस भी नहीं है, तो लड़का भी डिप्रेशन में आ जाता है और वो कहता है कि यार अब तो कुछ घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और थोड़ा दिमाग पर थोड़ा कचरा भी ज़्यादा भर जाता है, तो उससे मतलब कुछ करना ही पड़ता है। और ये जो प्रशासन कर रही है कि भाई ऐसे करो ऐसा करो, तो ठीक ही लगता है कि करना चाहिए, क्यों वो अपनी तरह से पूरा दे, वो तो अपना पूरा प्रयास करे ना, भाई लड़का बाद में करे ना करे वो अलग बात है। मैं यहाँ 3 साल से मैंने ये ऐसे जो सुसाइड होते हुए देखे हैं रियल में। एक मेरे बिल्डिंग के पास में भी हुआ था। तो मेन रीज़न ये ऐसा नहीं है कि ये पढ़ते नहीं हैं, बच्चे पढ़ने का ट्राई करते हैं, लेकिन कोटा में डिस्ट्रैक्शन जिस प्रकार से यहाँ फैल रहा है, यानी कि हर तरीके की एक्टिविटी यहाँ होती है और उनको रोकने में इतना प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा जितना ये हैंगिंग डिवाइस, इनसे मेन कोई फोकस नहीं है। अब यहाँ पे यानी शाम को आप लैंडमार्क में या कहीं पर भी आप देखोगे तो डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा दिखेगा। मेरे अकॉर्डिंग अभी पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को। यहाँ पर फैकल्टी सब सपोर्ट कर रही है बच्चों को, बट होता है ना कभी कभी कि मार्क्स कम आ रहे टेस्ट में, तो बच्चा ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है, तो वो फिर गलत कदम उठा लेता है। बट उसको ये मतलब सुसाइड एक ऑप्शन नहीं है, हमको अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए और पेरेंट्स से सब शेयर करना चाहिए। यहाँ पर काउंसलर भी बहुत अच्छे हैं, सब हमको अच्छे से समझाते वगैरह है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए या कोई फ्रेंड से शेयर कीजिए। इतना ऐसे नेगेटिव मत सोचिए कि आप कुछ कर नहीं सकते ये वो करके। गवर्नमेंट तो अपने साइड से जितना ट्राई कर सकती है उतना ट्राई कर रही है, जितना वो अपने साइड से प्रिकॉशन ले सकती है वो ले रही है। वो बच्चों को प्रेशर हो जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम है, नीट आप डॉक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत कम सीटें होती है, मतलब बहुत बच्चों का नहीं हो पाता, इसलिए टेंशन होती है एग्जाम में, अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो इसलिए बच्चे करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हमसे अब नहीं हो पाएगा। पर ऐसा नहीं है, आप ट्राई करते रहेंगे तो आपसे सब कुछ हो जाएगा। और इधर के टीचर्स फैकल्टी सब अच्छे से सपोर्ट करते हैं। अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप बात कर सकते हैं टीचर से, और फैकल्टी तो बहुत अच्छी है, काउंसलर भी है। अगर आपको कुछ टेंशन है तो आप बात कर सकते हैं। सूरत पुलिस ने लॉन्च किया AI चैटबॉट साइबर मित्र। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलें डिजिटल गली। गुजरात में साइबर ठगी से निपटने के लिए सूरत पुलिस ने AI चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसका नाम सूरत साइबर मित्र रखा गया है। सूरत पुलिस ने बताया कि AI चैटबॉट का मकसद सूरत को साइबर सेफ सिटी बनाना है और इस चैटबॉट से देश भर से कोई भी शख्स कनेक्ट हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति साइबर फ्रॉड में अचानक फंस जाता है तो ये चैटबॉट तुरंत एक्शन लेने में मदद करता है। साथ ही ये यूजर्स को कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर गाइड करता है। यूके की टेक्नोलॉजी कंपनी नथिंग भारत में अपना नया स्मार्टफोन 2A 5 मार्च को लॉन्च करेगी। कंपनी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर स्मार्टफोन को टीज करते हुए लॉन्च डेट की जानकारी दी है। माना जा रहा है कि नया स्मार्टफोन नथिंग के पिछले हैंडसेट से सस्ता होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नथिंग फोन 2A को कंपनी 30,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर सकती है। मेटा जल्द ही व्हाट्सएप वेब यूजर्स को प्राइवेट चैट फीचर की सुविधा देने जा रहा है। इस नए फीचर में व्हाट्सएप वेब यूजर्स अपने चैट को लैपटॉप या कंप्यूटर पर सिक्योर रख पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीक्रेट कोड फीचर के जरिए यूजर्स अपने प्राइवेट चैट को लॉक कर सकेंगे और लैपटॉप और कंप्यूटर पर प्राइवेट चैट्स पढ़ने के लिए सीक्रेट कोड डालना होगा। हालांकि ये सुविधा ऐप पर पहले से ही मौजूद है, लेकिन जल्द ही अब वेब यूजर्स को भी ये नया फीचर मिलने जा रहा है। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर कॉटन कैंडी से जुड़ी एक जरूरी खबर। कॉटन कैंडी, जिसे आम बोलचाल में कई जगहों पर बुढ़िया के बाल या फिर गुड़िया के बाल भी कहा जाता है, ये एक ऐसी चीज है जिसे देखते ही बच्चे आकर्षित हो जाते हैं और इसे खाने की जिद करने लगते हैं। यही नहीं, हर उम्र के बड़े लोगों ने भी ये कॉटन कैंडी या फिर कैंडी फ्लॉस अपने बचपन में जरूर खाया है। लेकिन अब इसी कॉटन कैंडी को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु सरकार ने कॉटन कैंडी की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि कॉटन कैंडी में ऐसा केमिकल मिला है जिससे कैंसर होने का खतरा होता है। तमिलनाडु सरकार की ओर से 17 फरवरी को जारी एक बयान में कहा गया है कि कॉटन कैंडी के सैंपल में हानिकारक कलरिंग मटेरियल रोडामाइन बी मिला हुआ है। FSSA यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत किसी भी खाने की चीज में इस केमिकल का इस्तेमाल असुरक्षित माना गया है। फूड सेफ्टी कानून के तहत शादी समारोह और दूसरे सार्वजनिक कार्यक्रमों के खाने में रोडामाइन बी का इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध है।
रोडामाइन बी को कलरिंग एजेंट के तौर पर खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। जानकारी के मुताबिक रोडामाइन बी एक डाई है जिसका इस्तेमाल औद्योगिक रूप से चमड़े और कागज की रंगाई में किया जाता है। इसलिए खाने की चीजों में कलर लाने के लिए रोडामाइन बी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे सेहत को खतरा हो सकता है। रोडामाइन बी से रंगी चीजें खाने से पेट फूलना, खुजली और सांस लेने में समस्या हो सकती है। लंबे समय तक रोडामाइन बी का सेवन किया गया तो ये डाई शरीर में 60 दिनों तक रह सकती है। ये कलर किडनी, लिवर और आंत में जमा हो सकता है, जो कि न्यूरोटॉक्सिसिटी की वजह भी बन सकता है। इससे किडनी और लिवर को तो नुकसान पहुंचता ही है, साथ ही आंत में अल्सर की वजह से ये कैंसर में बदल सकता है। इससे पहले 13 फरवरी को पुडुचेरी में भी कॉटन कैंडी पर रोक लगाई गई है। प्रशासन की ओर से जारी संदेश में कॉटन कैंडी खरीदने से परहेज करने की अपील की गई है। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।